नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले और वाहिद नुक्ते पे बात करेंगे अदम एतमाद के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 2 से 3 दिन में और अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मूव कर दी जाएगी। और मौलाना ये भी कहते हैं कि इस बार कामयाबी का 100% उनको यकीन है और ये कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हो गए हैं। आगे के जो मामलात हैं उस पर भी मौलाना के मुताबिक अपोजिशन के अंदर इत्तेफाक राय है। और अहम तरीन स्टेटमेंट में से एक नुक्ता मौलाना फजल रहमान का यह भी है कि वो कहते हैं कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और शायद इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने यह भी कह दिया कि वो इस बार कामयाबी के बारे में 100% पूरी यकीन है। अगले 48 घंटे क्या वाकई हुकूमत के फेट के लिए, हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं? अभी कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अहम इत्तेहादी पंजाब में काफ लीग चौधरी बरादरान से मुलाकात की, जिसमें से कुछ खबरें तो ये निकली कि काफ लीग ने इत्तेहादी होने के तौर पर भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। लेकिन मीटिंग अभी खत्म ही हुई थी कि हमारे ही प्रोग्राम में इमीडिएटली तारिक बशीर चीमा साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है काफ लीग के और विफाकी वजीर हैं, इमरान खान की काबीना में हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद तो डिस्कस ही नहीं हुआ वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात में, तो फिर हिमायत का बयान कहां से आ जाता। तो वो कह रहे थे कि हमने ना तो फिलहाल हुकूमत की हिमायत में बयान दिया है, ना ही उसकी मुखालिफत में। और आज तारिक बशीर चीमा साहब का यह कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। अब तारिक बशीर साहब के इस बयान को रिलेट किया जाए मौलाना फजल रहमान के बयान से कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, तो लगता है कि पस मंजर में बहुत कुछ बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सियासी जमात उतनी ही पुरयकीन है, उतनी ही पुरएतमाद है। और इसी एतमाद को आगे लेके काफ लीग के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान खान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात के लिए भी जाना चाहते हैं, उनका प्लान बन चुका है। अब इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे ये होगा कि क्या वज़ीर आज़म MQM से मुलाकात पहले करेंगे या उससे पहले ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आगे चल के आने वाले दिनों में स्टैंडिंग क्या होगी। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का मार्च सिंध से निकल के पंजाब में दाखिल हो चुका है और इस्लामाबाद के करीब करीब पहुंच रहा है। एक तरफ बिलावल भुट्टो अपना अवामी मार्च का प्रेशर लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो अगले आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी थोड़ी बहुत सुनगुन और इसका कुछ तजिया लेने की कोशिश करेंगे, खबर लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास तीनों बड़ी सियासी जमातों के सीनियर और इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात जो है मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है रियाज फतियाना साहब, MNA हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर हैं जनाब आसिफ किरमानी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सीनियर सरकर्दा और मरकजी रहनुमा नबील गबूल साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज फतियाना साहब, मौलाना फजल रहमान ने तो अनाउंस कर दिया है कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ रही है, 100% कामयाबी का यकीन है, एस्टैब्लिशमेंट इस बार न्यूट्रल है। अगले 48 घंटों में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने वाली है। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं, एक नई बात नहीं है। कतई तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने नहीं जा रही। अच्छा, सारी इत्तेहादी जमातें उनके साथ बैठी हुई हैं। सारे अरकान असम्बली जो PTI के टिकट पर जीते हैं वो पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, बशमूल आपके, मेरे समेत। और एक बड़े TV चैनल ने एक मिस इन्फॉर्मेशन दी थी और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया था, हमने उसकी तरदीद की है। बल्कि तहरीक इस्तेकाक भी मैंने आज पेश कर दी है कौमी असम्बली में, वो TV चैनल के मालिक के खिलाफ भी और एंकर पर्सन और सब के खिलाफ, तो उसकी प्रोसीडिंग भी होगी। और दूसरा ये कि पहली बात ये कि आइन के तहत कोई MNA जो जिस पार्टी के टिकट पे आया हो वज़ीर आज़म के चुनाव या अदम एतमाद या फाइनेंस बिल में खिलाफ वोट नहीं डाल सकता। अगर डालेगा ना सिर्फ वो डिसीट होगा बल्कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी करनी है।
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی، آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں جائے گا سرکاری سٹنگ ایم پی اے ایم این اے، تو وہ پھر نہ صرف ڈی سیٹ ہوگا بلکہ زندگی بھر تا حیات نااہل ہو جائے گا، آئندہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکے گا. اور وہ کوئی شخص سیاسی خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے جھانسے میں آئے گا نہیں. کیا صرف اسی ایک نقطے پہ ریاست فتیانہ صاحب آپ سمجھتے ہیں یا حکومت سمجھتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی؟ صرف یہی نقطہ ہے کہ آپ لوگ اس لیے ووٹ نہیں دیں گے کہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈیفیکشن کلوز یہ ایک پوائنٹ ہے نا، ایک پوائنٹ ہے نا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں اخلاقی بھی بات ہے، ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ایک ایتھکس ویلیوز کی بات ہے. سیاست اور بزنس میں ایتھکس ویلیوز اور ساکھ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. کون شخص ہے جو ایک دفعہ ایک اپنے لیبل لگائے گا کہ اس نے ٹکٹ کسی پہ الیکشن لڑا اور اس کو خنجر گھونپ دیا، تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، نہ کرنا چاہیے. اخلاقی طور پر وہ بھی تک پریشر ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی میں نے ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن چیزیں اگر اتنی سادہ ہوتی ریاست فتیانہ صاحب تو وزیر اعظم صاحب عوامی ریلیف کا اعلان کر دیتے. ایک دن عوامی ریلیف کا اعلان، اگلے دن کاف لیگ سے ملاقات، یہاں تک کہ کاف لیگ نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے فی الحال حکومت کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دیا، اور پھر ایم کیو ایم سے ملاقات. اگر واقعی تحریک عدم اعتماد ناکام ہونا ہوتی یا آپ لوگ 100% شیور ہوتے، جیسے مولانا نے کہہ دیا کہ مجھے تو 100% یقین ہے، ریاست فتیانہ صاحب آپ کو 100% یقین ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی؟ 100% یقین ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. نمبر 2، اگر وزیر اعظم نے دیکھا نا قیمتیں بڑھیں تب اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے، قیمتیں کم ہوں تب اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں بڑھنے چڑھنے سے نہیں، اسلام آباد کا قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں عوام بڑی خوش ہے کہ اس کے باوجود کہ ورلڈ میں دنیا میں یوکرائن رشیا جنگ کی وجہ سے $110 فی بیرل اضافہ ہوا ہے تیل کا. پاکستان نے سکریپ کر دی، پرائز 10 روپے نیچے ریٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اوور آل قیمتیں نیچے آئی ہیں، بجلی 5 روپے سستی کر دی، اور بہت سارے پیکج دے رہی حکومت. ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ہر شخص 10 لاکھ روپے کا ایک پیکج مل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا طوفان تھم گیا ہے. کرونا کی وائرس کی وجہ سے جو آیا تھا اس کو بھی ہم نے کنٹرول کیا ہے. پاکستان میں حکومتی حکمت عملی سے آج حالات بہت بہتر ہیں. یہی تو خوف ہے اپوزیشن کو کہ کہیں 1.5 سال اور مل گیا تو عوام خوشحال ہو جائیں گے، عوام کی مالی حالت ٹھیک ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، اور اگلا الیکشن پھر اس پارٹی نے جیت جانا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں. میرا خیال یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ ملک کے خلاف بھی ایک منفی پہلو ہے. اور ابھی وزیر اعظم ایک بہت اچھی ڈیل کر کے رشیا کے ساتھ 3 گھنٹے میٹنگ کر کے ایک بہت بڑی ایک مالی امداد کا پیکج لے کر آئے ہیں، چائنا کے ساتھ لے کر آئے ہیں. تو سب چیزوں کو رشیا والا ڈیبیٹیبل ہے، اس پر پروگرام میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ای یو پلس یو کے پلس یو ایس سے انہوں نے جو ابھی آج ہی ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے اور پاکستان پہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ یو این چارٹر کے ساتھ کھڑے ہوں اور عالمی اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں. سر رشیا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ذرا تحریک عدم اعتماد کے معاملے سے نمٹ لیں. سینٹر کرمانی صاحب، یہ پوائنٹ تو بہت ویلڈ ہے، کیونکہ اس وقت نہ تو مسلم لیگ کاف نے نہ ہی ایم کیو ایم نے اپوزیشن کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے کہ ہم عدم اعتماد میں ووٹ ڈالیں گے. اور کل نوید قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، احسن اقبال صاحب بھی تھے. وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ جی اتحادیوں کے علاوہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. تو جو فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی ہی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈیفیکشن کلوز اپلائی ہو جائے گی، تاحیات نااہلی، نمبرز کہاں سے ہیں آپ کے پاس اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ غریدہ بی بی. گزارش یہ ہے کہ فتیانہ صاحب کی بات درست ہے جی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی راستے ہوتے ہیں. مثلا کہ ممبران جو ہیں، جو ایک کوئی فارورڈ بلاک اگر بنا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر وہ غالباً نہیں شرط لاگو ہوگی. نہیں تو وہ جو لوگ ان سے غیر مطمئن ہیں اور جو رابطے میں ہیں ہمارے اپوزیشن کے، وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ جو 22-23 ممبران ہمارے رابطے میں ہیں وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، جو میری معلومات ہیں. چونکہ ایشو یہ اب آ رہا ہے کہ دیکھیے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کل غالباً یا پرسوں یہ جو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر جو ریلیف ڈالا، یعنی ظلم دیکھیے کہ وہ پیٹرول جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں $96 پر بیرل تھا اور ہم لوگ اس کو 82 روپیز بیچ رہے تھے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ملک میں مہنگائی کورونا کی وجہ سے ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرائط ہیں، اور ابھی حال ہی میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں.
और जब ये 10 रुपए वज़ीर आज़म साहब ने कल कम किए तो हमें तो यही समझ नहीं आई कि भाई क्या आप IMF को खुदा हाफिज कह के आए हैं, ये रिलीफ दिया आपने, और अगर आप पे अभी भी IMF की कड़ी शराइत उसी तरह लागू हैं तो फिर 3.5 साल आपने लोगों को क्यों नहीं रिलीफ दिया? कि अगर आप उसके बावजूद भी रिलीफ दे रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के तहत भी, तो 3.5 साल आप क्यों खामोश रहे? क्यों आपने अवाम में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से अवाम का चीखें निकाल दी? लेकिन सर आपके ही शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने कल कहा कि जी ये कम क्यों कर दी, इससे तो मजीद महंगाई आ जाएगी। यानी कि वो फतियाना साहब ठीक कह रहे हैं ना कि आप लोग कहीं पर भी खुश नहीं है, बढ़ाएं तो भी खुश नहीं है, कम करें तो भी खुश नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तनासुब से पिछले 3.5 साल से आप देख लें, मेरे पास सारे फिगर्स पड़े हैं, जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है उस तनासुब से तो ये 10 रुपए तो कुछ भी नहीं ना, ये ऐसे ही है। मैंने कल भी बात की सर थी कितना कम होना चाहिए था? मेरी जेब में से आप 100 रुपया निकाल लें, एक जेब में से दूसरी जेब में 10 रुपए डाल दें तो 90 रुपए तो आप ले उड़े। अब सर कितना कम होना चाहिए था? पेट्रोल, डीजल, बिजली कितनी कम होनी चाहिए थी? देखिए, ये 82 रुपीस पे तो हम PMLN जब $96 पर बैरल था बेचते रहे थे। एक झटके में इन्होंने 25, 27 रुपए पर लीटर बढ़ाया है, और कमी क्या कर रहे हैं? 10 रुपए। अच्छा, अब सुनिए, अभी ये और देख लीजिए, जो गरीब के इस्तेमाल की एक और चीज है, कल ही मैंने LPG का सिलेंडर बाय किया। आपको पता है उसकी क्या किलोग्राम प्राइस का कोट मुझे दी गई है? 225 रुपए पर केजी, जो जनवरी में 190 रुपीस पर केजी थी। आप किधर की बात कर रहे हैं? क्या ये पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम करने से, मुझे बताइए, क्या गरीब के लिए आटा, दाल, चीनी, घी इसकी कीमतों में कमी क्यों आई? सर मुझे एक रेलेवेंट सवाल की इजाजत दे दीजिएगा, एक सप्लीमेंट्री सवाल की। मौलाना साहब ने कह दिया, बल्कि पूरी ऑपोजिशन कह रही है कि जी हम 100% पूरी यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर ये कामयाब हो जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप लोग आ जाते हैं, ऑपोजिशन का वजीर आजम आ जाता है, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, कितना कम कर देंगे आप लोग? पेट्रोल 82 पे वापस ले जाएंगे या आप मजीद बढ़ाएंगे? बिजली कितनी कम कर देंगे? इन्फ्लेशन कितनी कम करेंगे? सर लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स ना। जी, बिल्कुल। देखिए, हमें पहली बात तो यह है कि IMF से रीनेगोशिएट करने की जरूरत होगी, नंबर 1। और भी जितने लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, चूंकि पहले भी हम करके दिखाया है ना, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। मैंने जैसे अर्ज किया कि इसी मुल्क में 2013-14 में 66 रुपए पे भी पेट्रोल बिकता रहा और मैक्सिमम 82 पे गया। फिर हमने डॉलर को मुस्तहकम रखा। हमने कितने अरसे में महंगाई कम कर देंगे? आप लोग इमरान खान को गिरा देते हैं, कितने अरसे में महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे? मैं जरा कंप्लीट कर लूं, अर्ज कर लूं कि हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या इसको कहते हैं को 25 रुपए ले आएंगे, लेकिन उसमें खातिर खा मैं जिसको कहता हूं कि जिससे लोगों को एक वाजिया रिलीफ नजर आएगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। तो कोई डेफिनेशन नहीं होती ना सर, बता देना कि 82 पे ले आएंगे, 100 पे ले आएंगे, कम से कम 90 पे ले आएंगे, 110 पे ले आएंगे। ये जब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आएगी उसके बाद जो मैक्सिमम रिलीफ होगा, हम PTI की तरह 10 रुपए 5 रुपए वाला काम नहीं करेंगे सर। 82 पे पेट्रोल को वापस ले आएंगे हमने जी, 82 पे पेट्रोल को वापस ले आएंगे। चले उस वक्त 96 बैरल था ना, इस वक्त सर 105-106 बैरल है, तो चले 100 रुपए 110 लगा लें, 120 लगा लें। मैंने अर्ज किया ना कि जितना भी मैक्सिमम कर सकेंगे, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरे वाला। सर ये मैक्सिमम और खातिर खा की कोई डेफिनेशन तो आवाम को नहीं है ना सर। कितने अरसे में आवाम को महंगाई से रिलीफ दे देंगे? मैं फिगर तो नहीं दे सकता ना, एग्जैक्ट फिगर, लेकिन मैं ये जरूर अर्ज कर सकता हूँ कि मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं हमारे मैशत नहीं हूँ, लेकिन मुझे माजी का तजुर्बा जो है, जो मैंने हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ और जो मैंने देखा है जिस तरह नवाज शरीफ साहब माजी में रिलीफ देते रहे हैं, उस तरह सर कितने अरसे में? चलो सर ठीक है, प्राइस टू प्राइस बात नहीं करते, कमोडिटी टू कमोडिटी बात नहीं करते, कितने अरसे में आप लोग रिलीफ दे देंगे? 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में? अब आप ये देखिए जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी, यहाँ 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को अगर देखा जाए काम करने के लिए टाइम कितना मिला? सर 1.5 साल में लोड शेडिंग कम हुई थी सर, 1.5 साल में कम होना शुरू हुई थी। पहले काम नहीं करने दिया, फिर धरने आ गए, फिर पनामा का एक झूठा स्कैंडल आ गया, उसको तो 1.5 साल काम करने दिया गया और उसमें उसने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। सर 1.5 साल लगा था लोड शेडिंग खत्म करने में, तो सर 1.5 साल में महंगाई खत्म करेंगे? सर आई हैव टू गो टू नबील कबूल साहब एज वेल। सर 1.5 साल में कम करेंगे महंगाई?
इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द करेंगे सर जितना ये भी हो तो कोई सकेगा, क्योंकि हमें डेफिनेशन आवाम का दर्द है, हम आवाम में से हैं। 25 पैसे कम कर देंगे 25 पैसे कम कर देंगे महंगाई को या पेट्रोल को सर? अच्छा नबील कबूल साहब, सर मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब पहुंच गए हैं पंजाब, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और वही सवाल जो मैं किरमानी साहब से कर रही हूं कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप लोग खान साहब को गिरा देते हैं, कितने अरसे में रिलीफ देंगे नबील कबूल साहब अवाम को? अव्वल तो देखें जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है, वो अपनी तरफ से उन्होंने जो बात की है इसके बारे में मैं ज़ाहिर कुछ नहीं कह सकता हूँ, पार्टी लीडरशिप भी जवाब देगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चेयरमैन बिलावल एंटर होंगे रावलपिंडी तो उस दिन मेरे ख्याल में उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये 48 घंटे हो जाए या 72 घंटे हो, लेकिन हमारा होमवर्क बिल्कुल तैयार है, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हमें इत्यादियों की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इत्यादि भी हमारे साथ है, लेकिन हमें पीटीआई के भी मेंबर्स की जरूरत नहीं है। हालांकि पीटीआई के मेंबर्स भी ओपनली, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट मांगे हैं और जो कुछ ऐसे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट मांगे हैं, वो भी तैयार है। तो हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब घबरा गए थे अपने कौम से खिताब में कि वो कह रहे हैं वजीर आजम हूं मैं, मुझे ही इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क के अंदर। जब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप इतने कमजोर वजीर आजम है, तो आप कुर्सी छोड़ दें। आप क्यों बैठे हुए हैं एक कमजोर वजीर आजम की हैसियत से? तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान खुद सियासी शहीद बनना चाहता है और इसी वजह से उसने इस तरह के बयान दिए हैं कि जी आप ऐसे लोगों को वोट मत देना जो जिनके बारे में उन्होंने बात की है कि खारजा वोट की तो पॉलिसी बात आजाद नहीं बनाते, आजादी में वोट की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनको खुद पता है कि आने वाले दिनों में जनरल इलेक्शन आने वाला है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने से पहले हो सकता है कि वजीर आजम खुद असेंबलियां तोड़ दें, क्योंकि वो जब देखेंगे कि वैसे ही नो कॉन्फिडेंस में मैं चला जाऊंगा तो ये शायद कदम खुद उठा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। कुछ जो है लीगल ऑप्शंस की वजह से हम कुछ डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लीगैलिटी भी देखना चाह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो मेंबर जाएगा वो मेंबर क्या डिस्क्वालीफाई, जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि डी सीट होगा नहीं होगा, इन चीजों को भी देखना है। ये कल तक पता चल जाएगा और मैं समझता हूँ कि हो सकता है 2 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। यानी कि आप भी वही बात कर रहे हैं 48 घंटों वाली 2 दिन में। तो यानी कि मौलाना साहब ने जो आज अनाउंस कर दिया पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है, 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। नहीं, मैंने नहीं कहा ऑन बोर्ड है या नहीं है, मुझे ये पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन ये मैं एक तज्जिया अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जो हालात में देख रहा हूँ, जो इनकी घबराहट देख रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आज 2 दिनों में आ जाए। रियाज फतियाना साहब क्विकली, बिल्कुल पूरी यकीन है आपने सुन ली, किरमानी साहब की बात भी सुन ली, नबील कबूल साहब की बात भी सुन ली। वो कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं, हुकूमत घबराई हुई है, हमारे तो बिल्कुल कामयाब होने देखें सिरे से हम घबराए हुए नहीं हैं। घबराए हुए ये हैं कि ये जो बड़क मार बैठे हैं वो अमल होता नजर नहीं आ रहा। इनके दौर में 4000 अरब रुपया सालाना टैक्स रिकवरी थी, हमने आके 6000 अरब टैक्स रिकवरी कर दी है और अगले साल हम 8000 अरब टैक्स रिकवरी करेंगे। वो जो फालतू पैसा है हम किसी गैर मुल्की बैंक में नहीं ले जा रहे, हम सारा अवाम पर खर्च करने लगे हैं और ये सारा रिलीफ पैकेज अवाम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहली दफा गरीब मुतवस्सित तबके में दाखिल होने लगा है, पहली दफा बेइंतहा पैकेज आए हैं, IT सेक्टर को मरात, आपके इंडस्ट्री सेक्टर को मरात। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी होने मुल्क में जा रही है, रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को धचका लगा, हमारे मुल्क को भी धचका लगा, अब हम हर चीज से बाहर आ रहे हैं। यही चीज उनको हजम नहीं हो रही और अब देखेंगे कि हर चीज सस्ती कर दी जाएगी अगले चंद माह के अंदर। अच्छा चले, अगले चंद माह के अंदर, ये तो पिछले 3.5 सालों से सुन रहे हैं वज़ीर आज़म साहब हर 6 महीने बाद हर सालाना तौर पे कहते हैं कि जी ये साल खुशहाली का साल है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। फतियाना साहब, किरमानी साहब, नबील कबूल साहब, आपकी इजाजत से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तीनों पार्टिसिपेंट से कुछ मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोर साहब, सेंटर आसिफ किरमानी साहब और रियाज फतियाना साहब। रियाज फतियाना साहब, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपोजिशन ने, खासतौर पे मौलाना फजल रहमान के आज की अनाउंसमेंट ने, यानी कि ओवर द वीकेंड तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है या उनके ऐलान के मुताबिक आ जाएगी। सो ओवर द वीकेंड अगर आपकी हुकूमत के गिरने के चांसेस 100% तक आ जाते हैं, अगर बिग इफ, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात 2 दिन की बात कही है तो आगे हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी आ जानी है और इसके अलावा उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप दुनिया को। उसके बाद आप देखें कि आगे कॉमनवेल्थ का बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त नहीं है इन चीजों का, ये एडवेंचर करने का इस वक्त कौमी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 दिन मतलब 48 घंटे, मतलब जुमेरात और जुम्मा, इसके दौरान ही लानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने कहने को कह दिया है, उनके तादाद पूरी उनकी नहीं है और ये इतना आसान काम नहीं होता। इससे पहले आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ भी ये तहरीक लेकर आए थे और आपने वो देखा था, कामयाब नहीं। अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद देकर देख ली है। ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होनी। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने रियाज फतियाना साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस बार हमें कामयाबी का 100% यकीन है, प्लस वो कह रहे हैं कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को क्यों घसीटते हैं इसके अंदर? इसका मतलब ये होगा कि अपोजिशन उनके इशारों पे भागती उछलती कूदती है। एस्टैब्लिशमेंट को ना घसीटें। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो कभी भी सियासत में मुदाखलत नहीं करती, ना उनको करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, सिविल निज़ामिया, प्राइम मिनिस्टर सब एक, नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी सभी एक पेज पर हैं और सबको एक होना चाहिए। मुल्क का मुफाद सबसे पहले है। हुकूमतें आनी जानी रहती हैं, ये मुल्क कायम रहना चाहिए, जमहूरियत का यहाँ कोई लपेट ना दे इस चीज़ को। मेरा ख्याल है कि अब लोगों को, आवाम बहुत बाशऊर हो गई है, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, नौजवान नस्ल 64 इस मुल्क में है, वो देख रहे हैं सारा जो तमाशा हो रहा है यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि इस मुल्क के साथ क्या खलवाड़ होता रहा है पिछले 75 सालों में। अब वक्त आ गया है कि हम सही रास्ते पे चलें, दयानतदारी से मुल्क और कौम की खिदमत करें, यहाँ पे गुर्बत का खात्मा हो, रूल ऑफ लॉ हो, गवर्नेंस बेहतर हो, यहाँ पे खुशहाली का दौरा हो, तालीम इलाज के मौके बेहतर हो। हुकूमत सारे इकदाम कर रही है। पहली मरतबा फलाई रियासत बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। पहली मरतबा शराफिया की बजाय मुतवसत गरीब तबका को हम ऊपर उठा रहे हैं, उनकी हुकूमत बना रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा जागीरदार और सरमायादार तबका से कि वो मुतवसत गरीब तबके को घर भेजना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकेगा। अवाम सड़कों पर होंगे और ये भी मैं बताऊं कि कतई तौर पर अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अवाम बिल्कुल साथ है और कोई MNA हुकूमत को छोड़कर नहीं जा रहा जो हुकूमती पार्टियों में है। और ये अदम एतमाद की तहरीक उसी तरह इसका हशर होगा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ हुआ था, जो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब के खिलाफ हुआ था। तो बिल्कुल ये तहरीक नाकाम होगी। ये अदम एतमाद खेलती रहेगी, अपोजिशन कौम का वक्त ज़ाया करती रहेगी। इनको मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए। तो ये टाइम बात ज़ाया करें, अपना भी हमारा भी। ठीक है। सरदार नबील गबोर सर, रियाज फतियाना साहब ने जो बात की है कि उज़्बेक प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बहुत से मामलात हैं दीगर, इस वक्त जो बैरूनी हालात हैं, खासतौर पर रशिया एंड यूक्रेन के मामलात, क्या ये वक्त है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया जाए? ये याद रखें, जब धरना दिया था इमरान खान ने तो उस वक्त भी चाइना के प्रेसिडेंट ने अपना दौरा मनसूख कर दिया था। क्या इमरान खान को वो वक्त याद नहीं है कि एक मुल्क जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क था चाइना, उसके प्रेसिडेंट ने अपना दौरा मनसूख कर दिया सिर्फ धरने की वजह से? और हम तो एक लीगल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारा लीगल राइट है। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, इसमें भी जो है इमरान खान साहब का मॉस्को में जाना, ये भी आप तो ये महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी 10 रुपया सस्ता कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 रुपया महंगा कर लिया था 15 दिन पहले, 10 रुपया सस्ता कर दिया, आवाम को बेवकूफ बना दिया। असल इशू ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको इंटरनेशनल पॉलिसी का कुछ पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था कि वो इस तरह के दौरे करें जिसमें आप जो सुपर पावर्स लड़ रहे हैं आपस में, आप बीच में आकर कहे कि ये आप है मुझे मार, मतलब आप अपने आप को खामखा जो है उसमें इन्वॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम पहले ही भुगत चुके हैं। 9/11 के बाद हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हम पर मुसलत की गई, हमने कितना नुकसान उठाया, क्या हालात थे, पूरी
दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी है, फिर हम मुश्किल से हमारी जान छूटी, अभी फिर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो ये सारी चीजें मिलाकर जो है ना, कौम ये समझती है, ऑपोजिशन ये समझती है कि इनका मजीद एक दिन भी रहना मुल्क के मफाद में नहीं है। सर ये तो मुल्क के मफाद में नहीं है जी, आप जवाब मुकम्मल कीजिए नबील कबूल साहब। अगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है तो फिर हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास एक ही तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। जब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और मौलाना फजल रहमान अगर कह चुके हैं कि 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसे ही कोई बयान अपनी तरफ से नहीं किया। लेकिन सर अभी तक तो आप लोगों का क्लेम ही है ना, जब तक ये तहरीक अदम एतमाद मूव ना हो जाए, वोटिंग ना हो जाए, तब तक तो इमरान खान ही प्राइम मिनिस्टर हैं। जब तक आपका भी कोई प्राइम मिनिस्टर मुतफिका ना आ जाए, तब तक भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इमरान खान ही वजीर आजम रहेंगे। बट ये तो सारा वो सिनेरियो है, ये तो वो सारे क्लेम है कि अगर ये कामयाब हो जाती है, अगर ये नाकाम हो जाती है, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती है ना नबील कबूल साहब, फिर अपोजिशन क्या करेगी? नहीं, नाकाम देखिए, हम अगर नाकाम भी हुए तो हमने क्या खोया? हमने तो अवाम को ये बताया, हमने अवाम को ये जो लॉन्ग मार्च है बिलावल चेयरमैन, सर आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे, ऑपोजिशन अपनी साख खो देगी, इमरान खान साहब को आप मजीद मजबूत कर देंगे। हम कम से कम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऑपोजिशन वोटों पर नहीं निकलती है, अगर ऑपोजिशन ये मूव नहीं लाती है, तो फिर जो हमारे वोटर्स है वो हमको भी माफ नहीं करेंगे। वो जो हमारे वोटर्स है कहेंगे जी आपने इतनी महंगाई के बावजूद, इतने बुरे हालात थे, आपका भी हक बनता है, आपका भी एक रोल बनता है एज ऑपोजिशन, वो आपने अदा नहीं किया। तो हम तो वो रोल अदा कर रहे हैं, और अगर ये बच जाता उसमें तो हम समझते हैं कि इलेक्शन 2022 में ही होगा। ये एक इलेक्शन का स्पीच था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया था। उन्होंने खुद अपने स्पीच में कह दिया कि वोट जो है देते वक्त आपको सोचना चाहिए, फैसला करें। तो एक इलेक्शन स्पीच है उनका, और इलेक्शन स्पीच में जाते जाते वो रिलीफ देकर गए। और रिलीफ किसको दिया? रिलीफ फिर आप देखें, साथ साथ पहले उन्होंने बिल्डर्स को रिलीफ दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, अब जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दे रहे हैं रिलीफ, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को दे रहे हैं, अपने वोटर्स को पक्का कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर नबील कबूल साहब, अगर 2022 इलेक्शन का साल है, तो फिर ये पूरे मुल्क में होंगे इलेक्शन, या सिर्फ कौमी असेंबली के होंगे? सूबाई असेंबलियां, खासतौर पर सिंध की सूबाई असेंबली मुद्दत पूरी करेगी? नहीं जी, जनरल इलेक्शन का मतलब ही यही है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, और ये सिर्फ कौमी में नहीं होगा, चारों सूबे से। सर यानी कि पीपल्स पार्टी तैयार है कि सिंध असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए इन केस आपकी अदम एतमाद कामयाब हो जाती है? देखिए, हम चाहते हैं कि कौमी असेंबली जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो फैसला नया प्राइम मिनिस्टर करेगा कि फौरी तौर पर जो है जनरल इलेक्शन कराना है, या इसी को 1 साल चलाना है, या जो है 1.5 साल चलाना है, या जो सूबाई असेंबली को भी डिसॉल्व करना है या नहीं करना है। ये फैसला वो पार्टी करेगी जिसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है सर, लेकिन ऑपोजिशन के मुतफिका तरीके अदम एतमाद है ना। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, डिस्कशन अभी कंटिन्यू है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियाज फतियाना साहब कह रहे थे कि आप लोग इस सूरत हाल में किस तरह से अदम एतमाद ला रहे हैं, जब उज़्बेक प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, आलमी हालात आपके सामने हैं, रशिया और यूक्रेन का मामला आपके सामने है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा चुकी है, कोयटा में आज ही जो है ना एक धमाका भी हुआ। ये सारे हालात हैं अंदरूनी और बैरूनी सलामती के। 2014 में जब इमरान खान अपना आईनी जमहूरी पार्लिमानी हक इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त सर आपकी हुकूमत का यह मौकिफ था कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना है तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। सो आज 2022 में पीएमएलएन वहीं पे स्टैंड कर रही है जहां 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि उस वक्त जो था 2014 में, उस वक्त गरीब गरीब तर नहीं हो रहा था, उस वक्त अमीर अमीर तर नहीं हो रहा था। मेरे भाई मोहतरम ने भी बात की कि 4000 अरब की इन्होंने फिगर कोट की, टैक्स रेवेन्यू की, जरूर कलेक्ट हुआ होगा, लेकिन उसका गरीब की और मुतवस्सित तबके जिसकी इन्होंने आज बात की है, हालांकि इनकी जमात में से कभी किसी ने गरीब और मुतवस्सित तबके की बात नहीं की। मुझे बताइए उनकी जिंदगियों पे क्या असर पड़ा? ये मुल्क जो बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम ने, वो तो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बनाया था। वो कोई ये 2% 3% अशराफिया के लिए तो बनाया नहीं था। अब कमिंग बैक टू
آپ دیکھیے آپ نے دہشت گردی کی بات کی تو میں تو کریڈٹ لوں گا نا کہ ہم نے مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا, ہم نے چائنا کے صدر کو انہوں نے نہیں آنے دیا لیکن وہ آئے, پھر دوبارہ انہوں نے وزٹ بھی کیا, تمام معاملات ٹھیک. اب تو پاکستان از پاسنگ تھرو سچ این اب نارمل کنڈیشن. آپ دیکھیے اس وقت تمام دنیا جون سی ہے, امریکن انٹائر یورپ, وہ روس کو کنڈیم کر رہا ہے اور ہم اس کو گلے لگا رہے ہیں روس کو جا کر, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں سے امپورٹ کرنی ہے گندم, ہم نے فلان گیس لینی ہے ان سے. بھائی وہ تو آلریڈی از انڈر سینکشن. اس وقت تو پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا ہے. یہاں تو آپ پر اللہ رحم کرے فیٹ ایف کی تلوار لٹک رہی ہے. ہم نے تو فیٹ ایف میں اس کو پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لائے, اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ چلا گیا گرے لسٹ میں. اب انہوں نے خطرہ ہے جو حالات جا رہے ہیں جس طرف, تو گزارش یہ ہے کہ ان وقتوں میں اور 2014 کے وقتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیر از نو میچ. آج غریب تر ہو گیا. آپ نے 10 روپے دے کے لوگوں کو, اور پیٹرول کی قیمت 100 روپیہ بڑھائی آپ نے پچھلے 3.5 سالوں میں, 160 روپے تک لے گئے, اور 10 روپے کا ریلیف دے کے آپ نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی پکڑ کے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا عدم اعتماد, گزارش یہ ہے کہ چونکہ اب وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو فرمائی, جو تقریر بھی انہوں نے کل پرسوں کی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ تھے, اور کہاں ان کا وہ تمتراک, میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا, میں کسی سے ملوں گا نہیں. یعنی جو ہزارہ میں لاشیں پڑی رہی سڑکوں پر, کہنے لگے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان لوگوں کو جن کو چور ڈاکو کہتے رہے, ان کے ساتھ پہلے بھی گئے جب سینٹ کے الیکشن کے موقع پر, اور اب بھی گئے. گزارش یہ ہے کہ یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ عوام کی سیاست نہیں کر رہے. ہو عوام کی سیاست جون سی ہے وہ تو اب انہوں نے عوام سے تو ان کا تعلق ہی نہیں رہا 3.5 سال میں. انہوں نے تو عوام کا جینا دوبر کیا. آج دیکھیے جا کے 600% مہنگائی ہے ادویات کی قیمتیں, ذرا جا کے دیکھیے نا بازار میں, ذرا جا کے دیکھیے. لوگ اپنے اسکول سے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے, لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, گیس کے بل نہیں دے پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس نااہل حکومت سے, جنہوں نے غریب کو غریب تر کیا, امیر کو امیر تر کیا, ان سے جان چھڑائی جائے اور تمام آئینی اور قانونی راستے استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے کرمانی صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کچھ کہا کرتے تھے, اب انہی کے ساتھ مل کے بیٹھ گئے ہیں, تو پھر فتیانہ صاحب بھی یاد کروا سکتے ہیں کہ شریف فیملی, پی ایم ایل این, اپنے باقی اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی. لیکن فتیانہ صاحب رسپونڈ کیجیے گا کرمانی صاحب کی ان ساری باتوں پہ. دیکھیں انہوں نے کہا دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, 10 لاکھ روپے کا ہم نے ریلیف پیکج ہر خاندان کو دے دیا. اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کے گھروں کو بھی ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیے 3 صوبوں میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ کے قریب بچوں کو ہم وظیفہ دے رہے ہیں, تعلیم کا ان کا بوجھ پر کیا, میٹرک تک ویسے فری ہم نے کی ہوئی ہے, اور ساتھ ان کو یونیورسٹیوں کی تعلیم بھی ہم نے فری کر دی. تمام غریب بچوں کو وظیفہ دے رہے ہیں کھلا. ابھی وزیر اعظم نے 30,000 روپے کا پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے جو گریجویٹ بچے بے روزگار ہیں. یہاں کاشتکار کی انکم پہلے سے بہتر ہوئی ہے, دکاندار ریڑھی والے کو بھی فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حکومت نے پیکج دے دیا ہے 30,000 پر منتھ, اور جو پڑھے لکھے ہیں اور جو تنخواہ دار ہیں ان کو تنخواہیں بڑھا کے ہم ریلیف پیکج دے رہے ہیں, اور غریبوں کو بھی. میرا خیال ہے کہ دراصل گھبراہٹ اپوزیشن کی یہی ہے, یہ گھبرائی ہوئی ہے اور گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا, ریاست مدینہ مکمل مستحکم ہوگی, پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن گیا, جمہوریت اور انسانی حقوق مستحکم ہو گئے اور عوام کی حاکمیت قائم ہوگی, تو پھر ان کی سیاست کا بساط لپٹ جائے گی. کیونکہ پاکستان میں قائد اعظم کی وفات کے بعد پچھلے 74 سالوں میں انہی کی حکومتیں رہی ہیں نا. یہ حکومت کو کیوں نہیں کچھ, عوام کو کیوں کچھ نہیں دے سکے؟ کیونکہ اس ملک پہ اشرافیہ کی حکومت رہی, جاگیردار اور سرمایہ دار کی حکومت رہی, اور جنرل ضیاء اللہ کا دور بھی ہم انہی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ عوام کو شعور ملا ہے. نوجوان طبقہ 64% اس ملک میں ہے جو ہماری حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. 1 کروڑ بیرون ملک اوورسیز پاکستانی اس ملک کو چلا رہے ہیں, بیرون ملک سے فارن ایکسچینج دے کر. یہ ان کو کیوں برے لگ رہے ہیں؟ میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان ایک درست سمت کی طرف جا رہا ہے.
کون سا ایسا ایجنڈا ہے, کس کے اشارے پہ یہ ساری کھیل کی جا رہی ہے کہ کس کو روس کا دورہ وزیر اعظم کا پسند نہیں آیا کہ 23 سال کے بعد ہم نے آزاد اور مستحکم اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ان کو فارغ کرنے کی کوشش کس کے منصوبے کے تحت یہ پایا تکمیل پر اپوزیشن کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں اور عوام کے انٹرسٹ میں ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے. اب کہاں گیا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت تو تبھی ملے گی جب حکومت 5 سال اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. آپ ان کو پہلے گھر بھیج کر کیا اپنے نعرے کی توہین کر رہے ہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اس موقع پہ اپنی یہ جو سازشیں اور یہ ساری طریقے اور جوڑ توڑ اور خرید و فروخت اور یہ ہارس ٹریڈنگ اور لوٹا کریسی اس کو بند کرے. اور اب کل تک تو آپ لوٹا کریسی کی بات خلاف کرتے تھے, آج آپ لوٹے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. قطعی طور پر کوئی لوٹا بننے کو تیار نہیں ہے, نہ عوام کے ہاتھوں میں کھیلے گا. ہر شخص اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ کی تحریک یہ ناکام ہوگی. کرمانی صاحب, سر یہی سوال میں آپ سے پٹ اپ کر دیتی ہوں لاسٹ, کہ یہ بنیادی آئینی پارلیمانی جمہوری اصول ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی اسمبلی اور حکومت نے مدت پوری کی, آپ کی بھی اسمبلی اور حکومت نے مدت پوری کی. عدم اعتماد بھی ایک آئینی اور قانونی حق ہے, اس کا بھی کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے, تو یہ اپنا حق استعمال کریں, ہمیں اپنا حق استعمال کرنے دیں. چلیں, بیوٹیفل آنسر, تھینک یو ویری مچ سینٹر آصف کرمانی صاحب, ریاض فتیانہ صاحب اور سردار نبیل گبول صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سی ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.